हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा, यानी रोशन आनंद सर के द्वारा जो है बिहार सामान्य ज्ञान का जो सेकंड एडिशन का जो है ना, ये बुक निकाला गया है। सेकंड एडिशन का बुक 2025 में निकला है। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 3 में जो है आपको क्लास नंबर 5 करेंगे। तो चैप्टर 3 में क्या है, बिहार का प्राचीन इतिहास। और क्लास नंबर 5 में हम लोग करने वाले हैं शिशुनाग वंश के बारे में, इसमें देखेंगे। और यह बिहार का कोई भी एग्जाम में बैठेगा, सभी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और तो इस क्लास में जो है ना, हम क्लास नंबर 5 में शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो चैप्टर नंबर 3 में है, बिहार का प्राचीन इतिहास। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं शिशुनाग वंश। तो इसका जो समयावधि है कितना है, 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व जो है इसका शासन काल है शिशुनाग वंश का। तो इसका हम लोग जो है ना, इसमें संस्थापक इसका था आपको शिशुनाग, ठीक है। इसका राजधानी इसका था वैशाली, वैशाली व पाटलिपुत्र। और इसका प्रमुख शासक हुआ इसका आपको शिशुनाग, उसके बाद कालाशोक। और इसके बाद प्रमुख घटनाक्रम आपको द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन, इसके बाद हुआ बौद्ध धर्म का अस्थविर तथा महासंघीय दो भागों में विभाजन। इसका अंतिम शासक के अगर बारे में बात करें तो नंदीवर्मन था। तो इसी के बारे में जो हम लोग जो है देखने वाले हैं, और यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए से आप लोग ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखिए शिशुनाग वंश, ठीक है। शिशुनाग, इसका जो समयावधि था आपको शासनकाल 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग ने जन सहयोग से 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग की सर्वश्रेष्ठ सफलता अवंती पर विजय थी। अवंती पर इस विजय के साथ इन दोनों राज्यों के मध्य लगभग एक शताब्दी पुरानी प्रतिद्वंदिता समाप्त हुई। इसी समय वत्स एवं कौशल को भी मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। उसके बाद है आप लोग देखिएगा कालाशोक, यानी इसका शासन काल था 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व। इसे पुराण तथा दिव्यावदान में काकवर्ण कहा गया। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। इसी के काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसी समय बौद्ध संघ दो भागों में अस्तवीर तथा महासंघिक में बट गया। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने 366 ईसा पूर्व में चाकू मारकर कर दी। कालाशोक ने 28 वर्ष तक शासन किया। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के बाद उसके 10 पुत्र ने मगध पर 366 से 344 ईसा पूर्व यानी 22 वर्ष तक शासन की। इस वंश का अंतिम शासक जो है नंदीवर्मन था। कौन था? तो नंदीवर्मन था। अब हम लोग देखते हैं नंद वंश। इसका शासन काल था 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व। संस्थापक था इसका नंद वंश का। कौन था? तो महापद्मनंद, ठीक है। राजधानी इसका था आपको पाटलिपुत्र। इसका प्रमुख शासक था आपको महापद्मनंद एवं घनानंद, ठीक है। और अंतिम शासक इसका कौन था? घनानंद था। शिशुनाग वंश के शासक नंदीवर्मन का वध एक क्षुद्र दासी के पुत्र महापद्मनंद ने कर दी और नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए और इसी कारण इन्हें नव नंद कहा जाता है। महापद्मनंद यह गैर क्षत्रिय यानी क्षुद्र शासकों में प्रथम था। इसने प्रथम बार कलिंग की विजय की, ठीक है। महापद्मनंद को सर्व क्षत्रातंक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। इसे कली का अंश तथा भार्गव भी कहा जाता है। महापद्मनंद ने एक क्राट की उपाधि धारण की। पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। उसे क्षुद्र व दासीपुत्र भी बताया गया है। इससे उसे इक्ष्वाकु, पांचाल, कुरु, है कलिंग, सुरसेन, मैथिल, अस्मक, वितिहोत्र आदि राज्यों का शासक बताया गया है। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्मनंद के समकालीन थे। इसके द्वारा उड़ीसा विजय के बाद वहां खुदवाई गई नहर का वर्णन खारवेल ने अपनी हाथी गुफा अभिलेख में किया है। घनानंद के बारे में देखिए, यह सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक यानी यूनानी लेखकों ने इससे
अग्रमीज कहा है। इसके समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो है 326 ईसा पूर्व में किया था। नंद वंश के सैन्य बल विशेषकर हस्ती सेना के कारण ही सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी के तट को पार करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण सिकंदर का भारत पर विजय अभियान अधूरा रह गया। 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया यानी यूनान के शासक सिकंदर का भारत आक्रमण होता है। सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेलम यानी विस्तार के तट तक आ जाता है। यही उसका पोरस युद्ध था है, जिसे विस्तता वित्त वितस्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा। सिकंदर की विजय अभियान का उल्लेख एरियन द्वारा लिखित एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर से प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि अरिस्टोबुलस, ऑनेस्क्रेटस एवं निर्याकस सिकंदर की सेना के साथ आने वाले इतिहासकार थे। घनानंद के जैन अमत यानी शकटाल एवं अस्तुलभद्र थे। किंवदंतियों के अनुसार घनानंद ने चाणक्य को अपमानित किया था। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश देखते हैं, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्यों की वंश संबंधित सूचना के संदर्भ में विभिन्न स्रोतों के द्वारा भिन्न भिन्न मत प्राप्त होते हैं। महावंश टीका के अनुसार मौर्य शासक मौर्य क्षत्रिय थे। बौद्ध परंपरा में भी मौर्य को क्षत्रिय माना गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में दिए गए विवरण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज की क्षुद्र पत्नी का पुत्र था। विष्णु पुराण तथा मुदय राक्षस के अनुसार भी मौर्य वंश क्षुद्र एवं कुलहीन बताया गया, जबकि स्नूपर के अनुसार मौर्य पारसिक थे। विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विदिशल कहा गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार विदिशल क्षुद्र को कहा जाता है। जैन परंपरा मौर्य को निम्न जाति से संबंधित मानती है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चाणक्य यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने नंद वंश का पतन कर नवीन राजवंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को प्रेरित किया एवं उसकी सहायता की। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जिसका संबंध राजनीतिक व्यवस्था से है। चाणक्य को भारत का माकियावेली कहा जाता है। तो भारत का माकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है। तथा अर्थशास्त्र की तुलना माकियावेली की रचना द प्रिंस से की जाती है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण है। इस ग्रंथ में इसके श्लोकों की संख्या 4000 बताई गई है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट था। उसने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था। युद्धोपरांत हुई संधि ने चंद्रगुप्त को इरिया यानी हेरात, अराकोसिया, कंधार, जेड्रोसिया, मकरान, बलूचिस्तान तथा पेलोपनीसदाई काबुल क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही यूनानी राजकुमारी हेलेना से विवाह भी हुआ। पश्चिमोत्तर सीमा प्रवेश को यूनानियों से मुक्त कराने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस एवं ल्यूटार्क व एरियन ने एंडोकोटस कहा। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथ में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की। सेल्यूकस ने अपनी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत बनकर मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र आया तथा इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मौर्य काल के प्रशासन, समाज व अर्थव्यवस्था का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा के नाम से भी संबोधित किया। मेगास्थनीज के अनुसार नगर एवं सैनिक प्रशासन की देखरेख हेतु 5-5 लोगों की 6 समितियां थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रशासन के संदर्भ में 28 अध्यक्षों एवं 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का 7 श्रेणियों में विभाजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में सर्वप्रथम एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की। उसके स्थान पर पूर्ण विवरण चाणक्य के अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में मिलता है। इसके बाद है मौर्य साम्राज्य यानी प्रशासनिक संरचना। देखिए मौर्य साम्राज्य यानी सम्राट, इसका प्रांत हो गया आपको
चीला या निकाय, प्रधान स्थानिक। इसके बाद है स्थानीय यानी 800 ग्रामों का समूह था। दोषमुख यानी 400 ग्रामों का समूह। इसके बाद है खरवाटीक यानी 200 ग्रामों का समूह। संग्रहण 100 ग्रामों का समूह। इसके बाद ग्राम प्रधान जिसे हम लोग ग्रामीण कहते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र का राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपने राजगद्दी त्याग कर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को मानता था। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष पटना के समीप कुम्हरार गांव से प्राप्त हुआ, जिसे खोजने का श्रेय स्नूपर को जाता है। इसके बाद बिंदुसार, जिसका शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मगध के सिंहासन पर 298 ईसा पूर्व में बैठा। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वाड़ीसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। यूनानी लेखकों बिंदुसार को अमित्रोकेडिज या अमित्र चट्टस कहा है, जिसे संस्कृत में अमित्र घात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया है। इसके दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस एवं मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत डायोनिसियस आए थे। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अब देखिए यहाँ नोट में क्या दिया हुआ। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। कौन थे? आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। इसके बाद है बिंदुसार के दरबार में आजीवक भविष्य वक्ता पिंगलवत्स रहता था। अभी देखिए अशोक का शासनकाल 269 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व। सिंगली अनुश्रुतियों बौद्ध धर्म के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा था। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उल्लेख 13वें शिलालेख में। दिव्यदान के अनुसार उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब यहाँ देखिए अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष। 8वें वर्ष में क्या होता? कलिंग युद्ध। 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा। 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा। 13वें वर्ष की उम्र में धम्म का जो है शिलालेख में अंकन। 14वें वर्ष की उम्र में धम्म महामात्रों की नियुक्ति। 20वें वर्ष की उम्र में लुम्बिनी की यात्रा। अशोक ने कर यानी टैक्स घटाकर 1/8 कर दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। राज्याभिषेक से पूर्व वह उज्जैन तथा तक्षशिला का राज्यपाल था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। सिंगली अनुश्रुति के अनुसार निग्रोध एवं प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मोघलीपुतिस का शिष्य बना। इससे पूर्व अशोक शैवा था। अशोक का नाम अशोक देखिए। इसका दमास्की गुर्जरा नेत्तुर एवं उडेगोलन लेख में। अशोक वर्धन विष्णु पुराण में। रान्यो अशोक कंगनहल्ली। देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी। रुमंदेई निगलीवा रूपनाथ व गिरनार। बुद्ध शाक्य मास्की गुहालेख। मल्लका मतलब इसका अरामाइक लेख। इसके बाद है महासुर एवं अपराजित महाभारत। धर्माशोक कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख। राशिलेडस यूनानी लेखक। पियदस्सी राजा भाब्रू लेख। महाराज कुमार पनगोड़िया अभिलेख। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा। पहला था इसमें
उत्तरापथ, उत्तरापथ को तक्षशिला, दक्षिणापथ रत्नागिरी, अवंती उज्जैन, कलिंग तुसली, प्राची यानी मध्य देश पाटलिपुत्र। अशोक के अभिलेख, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। पहला शिलालेख, शिलालेख यानी बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। दूसरा स्तंभलेख, बृहद स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। तीसरा गुहालेख, गुफाओं का उत्कीर्ण लेख। अब हम देखते हैं शिलालेख। अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है, जो 8 स्थान से प्राप्त हुआ है। तो इसमें क्रम संख्या से बात कर रहे हैं। शिलालेख यानी गिरनार शिलालेख, लिपि ब्राह्मणी लिपि और स्थान कहाँ है, जूनागढ़ गुजरात। दूसरा आपको येरांगीडी ब्राह्मणी में है, ठीक है, कुरनूल आंध्र प्रदेश। तीसरा है धौली, धौली कहाँ पे, ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ है, पूरी उड़ीसा में। चौथा है जौगढ़, ये ब्राह्मणी लिपि में है। इसके बाद है आपको गंजाम उड़ीसा। पांचवा है सोपारा, ब्राह्मणी लिपि में ठाणे महाराष्ट्र। छठा है कालसी, ब्राह्मणी लिपि में देहरादून। सातवां है आपको मान सेहरा, खरोष्टी लिपि में हजारा पाकिस्तान। आठवां है शाहबाजगढ़ी खरोष्टी, कहाँ पे, पेशावर पाकिस्तान। नोट, वैशाली स्तंभ सिंह शीर्ष केवल शीर्ष लेख रहित बिहार में स्थित है। उसके बाद लघु शिलालेख, पहला है सासाराम का जो बिहार में। दूसरा है रूपनाथ जबलपुर मध्य प्रदेश। तीसरा है गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश। चौथा है अहरौरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। पांचवा है ब्रह्मगिरी मैसूर कर्नाटक। छठा है गोबी मठ मैसूर कर्नाटक। सातवां है मास्की, कहाँ पे आपको, कर्नाटक में, रायचूर कर्नाटक। इसके बाद आठवां है उद्गोलक बेल्लारी कर्नाटक। नौवां है जटी रामेश्वरम, कहाँ है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक। 10वां है सिद्धपुर ब्रह्मगिरी कर्नाटक। 11वां है भाबड़ू, भाबड़ू जयपुर राजस्थान। 12वां है एरंगुड़ी कुरनूल आंध्र प्रदेश। 13वां है राजुल मंडगिरी कुरनूल आंध्र प्रदेश। उसके बाद स्तंभ लेख, अशोक के बृहद स्तंभों लेखों की संख्या 7 है, जो निम्नलिखित स्थानों से पाए गए हैं। पहला दिल्ली टोपड़ा स्तंभ लेख, इसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित किया। दूसरा है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, यह पहले मेरठ में था, जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित किया। तीसरा है लौड़िया अड़ेराज स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में लौड़िया अड़ेराज में स्थित है। चौथा है लौड़िया नंदनगढ़ अभिलेख, यह बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। पांचवा है रामपुरवा स्तंभ लेख, यह बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित, इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की। छठा है प्रयाग स्तंभ लेख, इसे मुगल बादशाह अकबर द्वारा कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में लाया गया। सातवां है संकिया या सांकासे स्तंभ लेख, जो जिला कन्नौज उत्तर प्रदेश में। नोट में देखिए क्या दिया हुआ है, कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेख में रानी कारुवाकी की चर्चा है, इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ लघु स्तंभ लेख में पहला है कौशाम्बी यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। दूसरा सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। तीसरा सांची, सांची कहाँ है, रायसेन मध्य प्रदेश। चौथा है निगली गांव तराई क्षेत्र नेपाल। पांचवा है रूमनदेही तराई क्षेत्र नेपाल। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रूमनदेही अभिलेख का विषय आर्थिक था। नेक्स्ट गुहालेख, बिहार के गया जिले में स्थित बराबर की पहाड़ी पर 3 गुफा करने चौपार लोमस ऋषि और सुदामा का निर्माण अशोक ने आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए करवाया था। इन गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। मौर्य काल से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यानी सप्तांग सीधा, राजा यानी सिर, आमात्य यानी आंख, जनपद मतलब जंगा, दुर्गा बाण। इसके बाद है कोष मुख, सेना मस्तिष्क और मित्र कान। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तराधिकारी तीर्थ कहलाते थे। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ एवं 26 अध्यक्षों की चर्चा मिलती है। अब देखिए मौर्यकालीन तीर्थ यानी उच्च अधिकारी है। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। पहला क्या, मंत्री यानी पुरोहित, प्रधानमंत्री प्रमुख और प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी। युवराज, युवराज को विभाग था आपको राजा का उत्तराधिकार। तीन है सन्निधाता,
इसका हो जाएगा राजकोषीय कोषागार का प्रधान अधिकारी कोषाध्यक्ष। चौथा है समाहर्ता, राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी वित्त मंत्री कर संग्राहक। पांचवा है मंत्री परिषद अध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। छठा है प्रदेप्टा, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। सातवां है व्यवहारिक, इसका दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। आठवां नायक, सेना का संचालक यानी नगर रक्षा अध्यक्ष। नौवां है सेनापति, सेनाध्यक्ष यानी सर्वोच्च सैन्य अधिकारी। 10वां है अंतर्वार्षिक, सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी। 11वां है कर्मानीतक, उद्योग धंधों का प्रधान निरोधक। 12वां है प्रशासता यानी राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेज को सुरक्षित रखने वाला। 13वां है दंडपाल, सैन्य सामग्री का प्रबंधन करने वाला प्रमुख अधिकारी। 14वां है दुर्गपाल, देश के भीतर दुर्गों का प्रबंधक। 15वां है अंतपाल यानी सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। 16वां है आटवीक यानी वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। 17वां है दवाड़ीक यानी राजमहल का प्रबंधन एवं देख रेखाव करने वाला प्रधान अधिकारी। 18वां है नागरक, नागरक यानी नगर का सर्वोच्च अधिकारी को नागरक कहते हैं। चाणक्य ने चतुरंग बल यानी पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और युद्ध रथ को सेना का प्रमुख अंग बताया। चाणक्य ने सेना को 3 भागों में विभाजित किया था। पहला पुश्तैनी सेना, दूसरा है आपको भाटक सेना, तीसरा नगर पालिका सेना। प्रांतों यानी चक्रों का प्रशासन कुमारा मात्य यानी कुमार आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी द्वारा होता था। प्रांत मंडल में पदाधिकारी द्वारा होता था। प्रांत मंडल में तथा मंडल जिलों में विभक्त थे, जिन्हें आहार यानी विषय कहा जाता था, जिसका प्रशासक विषयपति कहलाता था। स्थानीय 800 ग्रामों का समूह का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। गोप 10 गांवों का प्रशासक था। नगर में पुलिस व्यवस्था थी, जिसे आरक्षित कहा जाता था। यूनानी स्रोतों में वर्णित मौर्यकालीन अधिकारी एग्रोनोमोई, जिलाधिकारी एंटीनोमोई, नगर अध्यक्ष आयुक्त। सैनिक प्रबंधन का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था तथा वह सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक भी होता था। इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोहित यानी 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों की चर्चा है। पहला धर्मस्थीय यानी दीवानी न्यायालय, दूसरा कंटक शोधन यानी फौजदारी न्यायालय। मौर्य काल में गुप्तचरों को गुड पुरुष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों की चर्चा की गई है। मौर्यकालीन समाज में विधवा विवाह प्रचलित था। स्त्री एवं पुरुष दोनों को मोक्ष यानी तलाक लेने का अधिकार प्राप्त था। वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री यानी रूपा जीवा कहलाती थी। संभ्रांत वर्ग की स्त्रियों को चाणक्य ने अनिष्कासिनी कहा। उसके बाद मौर्य काल में भूमि कर उपज का 1/6 भाग पर था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी शीताध्यक्ष कहलाता था। उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। अशोक ने 37 वर्ष तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किए थे। उत्तराधिकारी कुणाल, बंधुपालिक, इंद्रपालिक, दशोन, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देवाधर्मन और सत्यधनुष एवं वीर्यद्रथ थे। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ब्लर हो गया, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए हम सॉरी बोलना चाहते हैं। तो दोस्तों ये तो कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट क्लास में आपको जो है ना मौर्योत्तर काल यानी बिहार में मौर्योत्तर काल ये क्लास लेके आएंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।